हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा प्राचीन भारत के इतिहास का, है ना। पहला लेक्चर मैं डाल चुका हूं, आपको पता है, प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल का। दूसरा लेक्चर है इस पे प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता। ये ऑर्डर मैं आप लोग को बता ही चुका हूं कि क्या था। इस पे भी एक वीडियो बन चुका है कि सिलेबस में प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपका पाषाण काल, फिर हड़प्पा, फिर छोटा सा एक है ताम्र पाषाण, इसके बाद है वैदिक काल, है ना। फिर महाजनपद काल होके मौर्य काल होते हुए ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। पाषाण काल पे भी वीडियो बना चुका हूं। ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं, जैसे पाषाण काल पे एक वीडियो बनाया, उसके बाद आपको किसी भी बुक या किसी अदर सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठाइए, कोई भी स्टेट का आप पीसीएस दे रहे हो जिसमें जीएस आती हो, यूपी ट्रिपल एससी का तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो पेट का हो चुका है, वो वन दरोगा आप लोग देंगे, वो सप्लाई इंस्पेक्टर हो चुका है वो भी देते, अगर तो सब कुछ इसके अंदर से ही आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आया था। जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए भी ये इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। प्लस जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये इतना है कि उनका 80% एक पूरा आइडिया दे देगा। 10 से 20% उनको इसी में ही थोड़ा सा मटेरियल और ऐड करना पड़ेगा, जो हम मेंस के टाइम पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बस अभी तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाइए अपना, तो पढ़ते जाइए, रेगुलर क्लास कीजिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए, जीएस रेवोल्यूशन चैनल लोगों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए आइए यहाँ पे सारी पढ़ाई आपको एक जगह पे एक अच्छे फॉर्म में मिल रही है। ना बहुत ज्यादा बल्कि पीडीएफ मिल रही है 250-250 पेज की, ना कुछ। ये जो पढ़ा रहे हैं इसी का आपको पीडीएफ मिलेगा। बस लास्ट में क्या कराएंगे, कुछ टेस्ट आपके सॉल्व करवाएंगे, प्लस एक पीडीएफ और देंगे जो इसमें गैप होंगे। ये पूरी जीएस हो जाएगी जब सारे सब्जेक्ट, 30 से 40 पेज की एक पीडीएफ दूंगा जिसमें सब सब्जेक्ट्स के गैप भर जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी, सबका मिला के 30-40 पेज। फिर ओवरऑल इतना कवर कर लेगा कि कोई भी एग्जाम दो आप, 100 में से 90 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से सही होंगे। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले किसी भी सभ्यता की बात होती है तो सभ्यता होती क्या है ना। एक होता है सभ्य, हम लोगों ने नाम सुना है, एक होता है असभ्य। तो पहले लोग सभ्य नहीं थे क्या? सही बात है। पहले ना उनका कोई खान पान का नियम था, ना कुछ वो कपड़े पहनते थे, ना कोई नियम समाज के थे, न रहने का आवास का कोई वो था। तो वो लोग सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। धीमे धीमे सभ्यता का विकास हुआ। तो विदेशी जो सभ्यताएं थी अपने आप को बहुत उत्कृष्ट मानती थी, लेकिन जब 1920 में खुदाई हुई, पता चला कि ये आज से हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व, समझ रहे हो, 2600 ईसा पूर्व में ये मिली थी। अभी कितना चल रहा है, 2022, तो 2600 प्लस 2000 ये मिला लो, 4600 साल पहले। और आज से 100 साल पहले इसकी खुदाई हुई 1920 में। अगर तो उन लोगों ने, जब उनको पता चला कि 4500 साल पहले ऐसी सभ्यता आई थी जो इतनी ज्यादा विकसित थी, जिसकी सड़कें आज भी लोग बाग, जो सड़कें चौड़ा एक दूसरे को चौकोर पे काटती हैं समकोण पे, वो आज भी लोग बनाते हैं। जो नालियां ढकी हुई मैन होल्स जो बनाते हैं वो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। जिस प्रकार की सीढ़ियां, पक्की ईंटें, ईंटों का आकार, वो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। जलाशय, तो हर चीज लोग आज उसको अपना रहे हैं आज भी। और उस टाइम आज से 4500 साल पहले भारत में ऐसी सभ्यता मौजूद थी। इसका मतलब हुआ कि जो दुनिया के अंग्रेज या यूरोपियन अपने आप को बहुत सभ्य मानते थे, वो चौंके। उनको समझ में आया कि ये तो कब से सभ्य है, इतनी अच्छी सभ्यता इनकी विकसित थी उस टाइम में कि कहीं कुछ था ही नहीं। तो इस सभ्यता पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको सभ्यता पता चल गया सभ्यता क्या होती है। अब हड़प्पा सभ्यता, सर जॉन मार्शल, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग के ये प्रमुख थे। दयाराम साहनी, सबने नाम सुना होगा, ये उत्खनन करता थे। हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको बोला जाता है, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। सिंधु नदी सभ्यता भी बोला जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, है ना। अब आ जाते हैं इसका भौगोलिक प्रसार। भौगोलिक प्रसार इसका कहां से कहां तक था। तो जैसे इंडिया की बात कर लें, इंडिया इस तरीके से है ना। तो इधर मान लो, इधर आपका अफगानिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान है ना।
ऐसे करके इसको चलिए हल्का सा बना ही देता हूँ मैप टाइप। इधर अफगानिस्तान है, इधर पाक है आपका, ठीक। इधर JNK है, जम्मू एंड कश्मीर। इधर आपका क्या है, बंगाल, बंगाल हो गया इधर पे, इधर साइड है, ये नॉर्थ ईस्ट के पार्ट आ गया सारा, ठीक है। ये है बंगाल, बंगाल हो गया। इधर महाराष्ट्र हो गया, लास्ट में तमिलनाडु हो गया, ठीक। अब यहां से अनुमान लगाओ, अफगानिस्तान में क्या था, मुंडी गाप और सोर्थ गोई नामक दो स्थान मिले। यहाँ पे दो स्थान मिलेंगे जिनका नाम है मुंडी गाप और सोर्थ गोई। एक शुद्ध कांगे डोर भी अफगानिस्तान से मिलेगा स्थान, ठीक है। ये अफगानिस्तान में हो गया। अब पाकिस्तान में सभ्यता, तो ये सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी इधर से ही बहती है, इस वाले पार्ट से पंजाब होते हुए। तो ये पूरा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये स्थान था, ठीक है। साउथ में इधर महाराष्ट्र सबसे आखिरी था, इधर उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर था, इधर मांडा करके जम्मू कश्मीर में था, इधर था शुद्ध कांगे डोर। तो ये स्थान आपके पूछ लेते हैं कि पूर्वी स्थान कौन सा था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान। सबसे साउथ वाला दैमाबाद, सबसे उत्तर वाला मांडा, और सबसे पश्चिम वाला क्या था आपका, शुद्ध कांगे डोर। ये नाम आपको अटपटे लग रहे हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब इतना सिंपल भी नहीं है भैया, आपको बड़े एग्जाम निकालने हैं, PCS अधिकारी बनना है, तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो मेहनत करो, हाँ चीजों को सिंपल बना के देना ये मेरा काम है, वो मैं दूंगा। एक दूसरे से लिंक कराना, कॉन्सेप्ट की समझ बनाना, ये सारा काम करूंगा। लेकिन जहां याद करना होगा, जहां चीजों को समझना होगा, वो समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अफगानिस्तान में था मुंडी गाप और सोर्थ गोई। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थान थे, पाकिस्तान में काफी स्थान थे। बलूचिस्तान था, मेहरगढ़ था, मोहनजोदाड़ो नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, चनहुदड़ो, अमरी और हड़प्पा, ये स्थान पाकिस्तान में थे। पंजाब में एक स्थान था रोपड़, गुजरात में था लोथल, धौलावीरा, इसको अभी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल बनाया, धौलावीरा को कब, 2021 में विश्व विरासत स्थल का नाम दिया है धौलावीरा को। 39वीं बनी थी, 40वां बना था रामप्पा टेम्पल। रंगपुर, रंगपुर भी गुजरात में ही है, यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चर्चाएं आगे है वीडियो में, बस सुनते चलो। कश्मीर में मैंने बताया सबसे उत्तरी स्थान मांडा, ये लिखा हुआ है, मांडा था ये। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली दो स्थान थे। राजस्थान में कालीबंगा, काली चूड़ियों का स्थान, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलेगा, अग्निवेद का आपको मिलेंगी। इसके बाद सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से मिलेंगे, हवन के साक्ष्य भी मिलेंगे, ये सब साक्ष्य राजस्थान से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में मैं बताया सबसे पूर्वी स्थान था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, ये पड़ता है मेरठ के आसपास। महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद करके स्थान मिला ये। अब आ जाते हैं, अब जो आदमी थोड़े से छोटे एग्जामों से बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ये उनके महत्व की चीजें आ गई है, तो सबके महत्व की समझ बन जाएगी आपकी, तो आपकी भी लेवल बढ़ जाएगा। तो अपना देखो, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने किया है, ठीक है। राजनीतिक, इसकी विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं होंगी, क्या थी सभ्यता, कैसे। तो पहली राजनीतिक विशेषताएं, राजनीति में मेनली क्या आ जाता है, शासक, राजा थे, कैसे थे, राजतंत्र था, लोकतंत्र था, कैसे राज करते थे, कौन से वर्ग थे जो राज करते थे। फिर प्रशासन आ जाता है, सेना थी कि नहीं थी, अधिकारी कौन से थे, किस तरीके से गुप्तचर विभाग था। तो राजनीतिक में शासक और प्रशासन। तो इन्होंने बोला कि राजनीतिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो भी बने थे, जिस प्रकार का नगर निर्माण था, तो जितने भी स्थल मिले सब में अधिकतर सेम ही था नगर नियोजन, उसी प्रकार की बिल्डिंगें, वैसी ही सड़कें, वैसी ही नालियां, वैसे ही ईंटों का प्रयोग, सब चीज वैसे ही था। तो इन्होंने माना कि एक कोई केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा, तभी सब जगह सेम चीज फॉलो हो रही है। दूसरा व्यापारियों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता मेनली व्यापारिक सभ्यता थी, इनके इराक, ईरान, इसके बाद आपका मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं से व्यापार था और बड़ी मात्रा में भारत को सोना चांदी प्राप्त होता था। तो बोला कि व्यापारियों का इस सभ्यता में महत्व था, तो ये माना गया होगा शायद शासन रहा होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लो कि अर्थव्यवस्था क्या थी। तो कृषि अधिशेष, अधिशेष क्या होता है, कृषि आपने उपजाई, आपके परिवार के खाने के लिए हो गई, तो आपने क्या किया, उसको बाकी बेच दी, अधिशेष इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा बचा रहा। जुते हुए खेत के साक्ष्य मैंने बताया कालीबंगा से मिले हैं, इसका मतलब कृषि अच्छी होती थी।
धौलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली मिलेगी, बड़े बड़े धौलावीरा से आपको जलाशय मिलेंगे, 16 जलाशय, और ये उस टाइम की सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। इस बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे जब मेंस के स्टूडेंट्स को बताएंगे। धौलावीरा भी ये समझ लो कि 16 बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, क्योंकि धौलावीरा में जल की कमी थी। एक में पानी जाता था, एक भर जाए दूसरे में, दूसरा भर जाए तीसरे में। नीचे का फ्लोर जो था मिट्टी की ईंटों से, जो पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, जिससे कि जल का रिसाव ना हो। इनको नालियों से दूर रखा गया था कि नाली का पानी इनमें ना जाए, इनके पानी नीचे जमीन में। इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था थी। फिर पशुपालन की बात कर लो। पशुपालन में घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? सुरकोटदा से। केवल बहुत कम साक्ष्य मिले हैं घोड़े के सुरकोटदा, बाकी गाय बैल भैंस बहुत पशुपालन ये लोग पशु पालते थे। अब आ जाते हैं शिल्प। शिल्प मतलब क्या होता है? उद्योग। पहले उद्योग ऐसे तो होते नहीं थे कि बड़ी बड़ी मशीनें ये वो, हाथ से ही लोग बनाते थे, तो उसको बोलते थे शिल्प। तो शिल्प में क्या करते थे लोग? ईंटों का निर्माण करते थे, कपड़ा का निर्माण करते थे, बर्तन का, धातु का, बैलगाड़ी का भी ये लोग निर्माण करते थे, रथ का निर्माण भी करते थे, है ना। तो ये सब शिल्प में आ जाता है। फिर मनका होता था एक पहनने वाली मोहर टाइप की, जो गले में पहनते ना, मनका उस टाइप के होते थे, जो आभूषण के रूप में होते। शैल खड़ी से बने होते, शैल खड़ी नामक एक पत्थर था, एक लाजवर्द भी पत्थर होता है, इन सबसे मन के बने होते थे, मेनली शैल खड़ी थे। लोथल और चनहुदड़ो दो स्थान ऐसे थे जहां मन के बनाने के कारखाने थे। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है डिटेल में कि मन के बनाने के कारखाने कहाँ थे। फिर व्यापार कैसा था? एक तो इनका व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों व्यापार इनके फेमस थे। राजस्थान में खेतड़ी की खदानों से क्या मंगाते थे? तांबा भी मंगाते थे, है ना। कांस्ययुगीन सभ्यता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता में तांबा और टिन मिला के क्या कांसा बनाते थे, तो वो इनको विधि मालूम थी। बैलगाड़ी परिवहन के लिए, आने जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते थे। नाव का भी उपयोग मिला है। लोथल से डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब जहां पे जहाज खड़े होते हैं, तो लोथल से उसके साथ मिले, इसका मतलब जहाज भी चलते थे। हड़प्पाई सभ्यता। अब हड़प्पाई कला की बात कर लेते हैं। कला का क्या क्या मिला? कला देखो बहुत प्रकार की कला होती है। स्थापत्य कला होती है, चित्रकला होती है, इसके बाद मूर्ति कला होती है, इसके बाद संगीत वगैरह अदर कलाएं होती है। स्थापत्य में क्या होता है? निर्माण, बिल्डिंगें बना रहे, भवन बना रहे, मस्जिदें बना रहे, इमारतें, मीनारें, किले, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? स्थापत्य। स्थापत्य पे बात कर लेते हैं, क्या बनवाए? नगर नियोजन। नगर नियोजन हम इनका क्या था कि नगर जो बसा हुआ था, दो टाइप का बसा था। एक पश्चिमी भाग जो था, उसमें एक गढ़ी थी, ऊंचाई पे बसा हुआ था। पश्चिमी भाग ऐसा था, वो ऊंचाई पे, और पूर्वी भाग जमीन पे ही बसा हुआ था। दूसरी चीज, पश्चिमी भाग एक दीवार से घिरा हुआ था, प्राचीर, जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। सारी मैन इमारतें पश्चिमी भाग में मिलेंगी आप। तो ये माना गया इधर शासक वर्ग रहता था पश्चिमी भाग में, और इधर कौन से? कामगार वर्ग रहता था, मजदूर वर्ग, ठीक है। तो नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी भाग। लेकिन कुछ अपवाद भी है कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। पहली चीज, पश्चिमी भाग के महत्वपूर्ण भवन पश्चिमी भाग में कौन कौन से थे? स्नानागार भी मिलेगा, अन्नागार भी मिलेगा, सभा भवन भी मिलेगा। ये कहा? मोहनजोदड़ो में ज्यादा मिलते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा अन्नागार भी यहाँ पे मिलेगा, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। फिर पक्की ईंटों से कालीबंगा, जो बाकायदा क्या होता था कि यहाँ पे अधिकतर भवन जो थे हर जगह पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जिसकी तुलना की जाती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित होकर सभ्यता बनी, जबकि वहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, और यहाँ पे क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग। और ये पक्की ईंटों के अलावा इसका अपवाद कहाँ मिला? कालीबंगा, यहाँ पे कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। तो ये ध्यान रखो, सारी चीजें एक एक चीजें याद रखो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। फिर मूर्तिकला। अब आ जाते हैं मूर्तिकला पर। मूर्तिकला में पत्थर या धातु से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मिले, है ना। क्या मिले मूर्तिकला में? या तो पत्थर से निर्मित मूर्तियां मिली या धातु से। अब धातु वाली मूर्ति पे आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मूर्ति निर्माण में क्या? लुप्त मोम विधि का उपयोग किया गया। लुप्त मोम विधि क्या थी मैं बता दे रहा हूँ। क्या करते थे? पहले मोम का प्रयोग करके कोई एक वो बना लिया, सांच, कोई भी एक आकृति बना ली जिसकी भी बनानी हो, ठीक है, मोम का प्रयोग करके बना लिया। अब इसको क्या करेंगे? मिट्टी से चारों तरफ से पैक कर देंगे, तो मिट्टी क्या होगी? यहाँ पे भर गई, है ना। मिट्टी जब यहाँ पे भर जाएगी, मिट्टी या कोई भी धातु, तो यहाँ पे भर गई। अब इसको गर्म कर देंगे, हल्का सा इसमें होल रहेगा। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? मोम पिघल के निकल जाएगी।
और ये सूख जाएगी, सूखाने के बाद ही गर्म करेंगे तो ये सूखी रहेगी, मोम निकल जाएगी। तो इतना क्या हो जाएगा, इसके अंदर सांचे में होल हो जाएगा, ये पूरा ढांचा बन जाए। अब इसमें जो भी मूर्ति बनानी हो उस धातु को पिघला के डाल दो, इसी आकार में ढल जाएगी। इस तरीके से ये लोग लुप्त मोम विधि का उपयोग करते थे। मूर्तियां गैर धार्मिक प्रकार की थी। एक सींग वाले गेंडे, जैसे एक सींग वाले गेंडे की मूर्ति है, पशुपति शिव की भी मूर्ति मिलती है, एक उन्हीं के टाइप की बनती है, लोगों ने उनको पशुपति शिव से जोड़ा। तो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की, अधिकतर तुम्हारी गैर धार्मिक प्रकार की। चित्रकला, लोथल से एक चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है, हड़प्पा से मछुआरा का चित्र मिला है। तो चित्रकला के क्षेत्र में भी ये लोग अव्वल थे। ये मैथ वालों को काम आएगा, लेकिन ये प्री का है, कहीं भी पूछ देगा चालाक लोमड़ी का चित्र का किस क्षेत्र से मिला है, तो लोथल आ जाएगा। अन्य कलाएं, संगीत का भी उपयोग होता था। ढोलक, वीणा, नृत्य के साक्ष्य मिले हुए हैं संगीत के मामले में, ठीक है। बड़ी संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन मोहरों का उपयोग क्या लेन देन के लिए नहीं होता था। मोहरों का उपयोग होता था कि कोई सामग्री ये लोग विदेश भेज रहे हैं तो उसके ऊपर सील करके मोहर लगा देते थे, जिससे कि पता रहे तुम्हारी सामग्री। तो मोहरों का उपयोग। अब इन मोहरों पे क्या होता है, लिपि से कुछ ना कुछ लिखा रहता था। वो लिपि का नाम था बुस्त्रोपेदन लिपि। ये यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पन लिपि थी उसको क्या बोलते थे। उसको या तो बुस्त्रोपेदन लिपि बोलते थे, या भाव चित्रात्मक लिपि बोलते थे, या चित्राक्षर लिपि बोलते थे। दूसरी चीज ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ओर लिखी जाती थी। यहाँ से शुरू होती थी, इस तरफ जाती थी, ठीक है। अब हड़प्पाई समाज की बात कर लेते हैं। समाज किस टाइप का था, तो समाज में भेदभाव था। समाज में सबको पता है कि पश्चिमी और पूर्वी भाग में बटा हुआ है, यहाँ पे सेवक लोग रह रहे हैं और इस तरफ मालिक लोग रह रहे हैं, तो समाज में भेदभाव था। मात्र सत्तात्मक था। कैसे माना, क्योंकि मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की, तो लोगों ने माना कि माताओं का, औरतों का ज्यादा सम्मान था, तो मातृ सत्तात्मक समाज था। दास प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ है तो दासों के माध्यम से कराया गया होगा। समाज सहिष्णुता थी, समाज में सहिष्णुता थी। सहिष्णुता क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। सहिष्णुता, असहिष्णुता फैल गई है समाज में, है ना। असहिष्णुता और असहिष्णुता फैल चुकी है समाज में। तो क्या होती है, तब पता चलेगी जब आपको पता हो सहिष्णुता। तो सहिष्णुता होती है कि आपके किसी से मतभेद हो या आप उनके विचारों से सहमत ना होते हुए भी उनके विचारों के प्रति सम्मान रखते हो और बिना उसके वाद विवाद में पड़े हुए आप अपना काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सहिष्णुता, कि आप वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी आप उसके विचारों को सम्मान देंगे। अब आ जाते हैं धर्म। धर्म कौन सा था, मोहनजोदड़ो का या हड़प्पाई समाज का। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की छवि वाली एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक। मोहनजोदड़ो क्या हुआ, एक मोहर, एक्चुअली एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव की मूर्ति बनी हुई है। दूसरा, वृक्ष की पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी, पीपल, जल, अग्नि, ये सारी पूजाएं भी होती थी, ठीक है। अब इसका पतन, सभ्यता के पतन पे आ जाते हैं, पतन भी होगा। तो इसका लोग बोलते हैं, जो मैंने बोला कि सन में नहीं पढ़ना है, कुछ लोग बोलते हैं 2600 बीसी से 1800 बीसी तक थी ये सभ्यता। कुछ लोग बोलते हैं कि 1900 बीसी तक की थी, 700 साल ही रही है सही से, है ना। रोमिला थापर बोलती हैं कि ये सभ्यता का विकास जो हुआ है ग्रामीण समाज से हुआ है और ग्रामीण समाज धीमे धीमे विकसित हुआ बलूचिस्तान से। तो ये बहुत लंबी उन्होंने बताया, अलग अलग चरण बताए, प्रारंभिक, कृषक चरण, संपत्ति, वो मैंथ वालों का है, ऑप्शनल वालों का। आपको तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि मेनली 1900 बीसी या 1800 बीसी में ये सभ्यता समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हुई, तो इसके साक्ष्य कुछ लोग बोलते हैं अकस्मात हुई। मार्टिमर व्हीलर या गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि जो आपके आर्य थे, वैदिक आर्य, इसके बाद एक वेद काल आएगा, वैदिक काल आएगा, तो आर्य आए, उन्होंने सबको मार दिया और खत्म कर दिया। इसमें वो है, लेकिन इसको माना नहीं गया, आर्य जो था उसको नहीं माना गया, आर्यों ने समाप्त किया। माना गया मेनली कि धीमे धीमे क्या हुआ, व्यापार का ह्रास हुआ, भूकंप, बाढ़, पर्यावरण असंतुलन आया और शहर उजड़ गए, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, क्योंकि मैंने बताया था कि कितना करा देंगे बीच बीच में ही, यहाँ पे फिर ये सारा चीज आपको एक उसमें दे रहा हूँ।
तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके 80% यहीं से आने वाले हैं, इस पेज से, एक पेज से पूरी हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, तो सुन लो कहां से क्या मिला, है ना। तो आपका जो मोहनजोदड़ो है वहां से स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यहां तक कि यहां से पशुपति शिव की। तो अधिकतर मूर्तियां आपको जो भी मिली हैं, अधिकतर मूर्तियां आपको कहां से मिलेंगी, मोहनजोदड़ो, खासतौर से धारतू की मूर्तियां मिलेंगी, है ना। तो ये अपने माइंड में बसा लेना, मोहनजोदड़ो से अधिकतर मूर्तियां मिलेंगी। सिर्फ एक मूर्ति पुजारी की जो पत्थर की मिलेगी, जो मोदी जी जैसे दिखते हैं, बाकायदा देखना आप लोग कभी गूगल पर डाल के, तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति है, वो कहां से मिली है, फिर हड़प्पा से। विदेशी लोगों को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। अभी कैसे मिला होगा साक्ष्य, लास्ट में ये क्या है, डीएनए वगैरह से पता कर लेते हैं क्या है। तांबे की मानव मूर्ति भी कहां से मिली, हड़प्पा से। अब आ जाते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के बारे में हमने बोला है, इसकी एक विशेषता थी, मैंने बताया पश्चिमी जो भाग था हड़प्पा का, ये वाला भाग, एक तो ये ऊंचाई पे था, दूसरा इसका चारों तरफ दीवार थी जिसको बोलते हैं दुर्गीकरण। लेकिन चनहुदड़ो में क्या था, दुर्गीकरण नहीं किया गया, ये उसका अपवाद था। दूसरा सिक्के के ऊपर घड़ियाल की मूर्ति, मछलियों की आकृति भी यहाँ से मिली है, मनका भी मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघा मिला है, उस्तरा भी मिला है। ठीक है, तो ये सारा सामान कहां से मिला है, चनहुदड़ो से। कि मतलब लोग सौंदर्यता में भी बिलीव करते थे, है ना, सौंदर्यता में बिलीव करते थे, प्लस क्या करते थे, मेकअप वगैरह भी करते थे। फिर लोथल से, लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा मैंने बताया क्या होता है, जहां से नाव वगैरह जहाज वगैरह चलते हैं उसको गोदीवाड़ा बोलते हैं। अग्निकुंड मिला है लोथल से, रंगाई कुंड मिला है, मतलब कपड़ों पे रंगाई होती थी, है ना, वस्त्रों पे। इसका चक्की भी लोथल से मिली है, चावल के प्रमाण भी मिले, तो ये ध्यान रखना। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं, अग्निकुंड मिला है, वेदिकाएं मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले। ये सब चीजें याद करनी होंगी। बस मैं क्या करूंगा, आपको ये धीमे धीमे क्या है 2-3 बार इसको रिवाइज करा दूंगा, तो आपको ऑलमोस्ट चीजें याद हो जाएंगी। फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, तो मेहनत करते चलो, बहुत जल्दी ही जॉब पा जाओगे, अच्छी जॉब पा जाओगे। बनावली, मिट्टी का हल मिला है। बनावली कहाँ पड़ता है, ये आपका राखीगढ़ी और बनावली, ये 2 स्थान मैंने ऊपर लिखाए थे, हरियाणा में पड़ते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का हल मिला है, उत्तम किस्म का जौ मिला है। फिर धौलावीरा, धौलावीरा का नाम सुना होगा गुजरात में, अभी मैंने इसकी चर्चा की है कि इसको 39वां क्या बोला है, विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी सब 2 भागों में बटे थे। स्टेडियम भी यहाँ से मिला है, एक अभिलेख भी मिला है धौलावीरा से, और नेवले की मूर्ति भी मिली। अभिलेख क्या होता है ये आगे चल के मौर्यकाल पढ़ोगे, बड़ी डिटेल में बताऊंगा। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिलेंगे, और दयामाबाद से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है। तो बस ये सारा इतना हड़प्पा काल समझो मोर देन इनफ मैंने करा दिया, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं कहीं पर। ठीक है, कुछ गैप रह गए होंगे 1-2 क्वेश्चन के, तो वो जब हम बोला ना कि जब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे फिर एक 30 से 40 पेज की पीडीएफ ऐसी देंगे जो सारे गैप आपके फिल कर देगा। तो एक आध क्वेश्चन अगर कहीं सब्जेक्ट से रह गया ना तो वो वहां मिल जाएगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना। अब सारे लोगों से फिर से मैं बोलता हूं कि इस जो इनिशिएटिव ये शुरू किया है, टाइम दे रहे हैं हम इतना क्रूशियल टाइम में, प्लस मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आपका इतना तो बनता है कि आप सारे जो भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, जीएस रिवॉल्यूशन को हर जगह। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको लेके आइए, ऐसा हम किसी से ले नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो ऊपरी हो, सतही हो या वन लाइनर्स हो, है ना, पूरा डिटेल में दे रहे हैं आपको। और ये भी बोल रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद किसी सोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आगे बढ़ाइए, जितने जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, हम और अच्छे से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।